लास्ट चैप्टर में क्लाइन को आखिरकार वो क्रूशियल इंटेल मिल गई है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी, और दूसरी तरफ बेम में एल्गर और कैथिलिया अपने अगले कदम की इंतजार में खड़े थे। चैप्टर 922 मशरूम्स एंड फिश। ओरियल विंडो से झर रही रोशनी की ओर देखते हुए हुड और मास्क पहने हुए एल्गर अभी ऑपरेशन की बारीकियों के बारे में पूछने ही वाला था कि अंधियारे से एक परछाई उभरी, पतला, फीका और बीमार सा दिखने वाला एक युवक, खून रहित हीथ डॉयल। एल्गर ने तुरंत पहचान लिया, फ्यूचर का दूसरा मेट था। हीथ ने उसकी ओर तक देखे बिना कैटलिया से कहा, कैप्टन, उन्होंने कुछ भी नहीं पाया और उन मशरूम्स को क्रीम ऑफ मशरूम सूप बना दिया। वे आज रात के मेन कोर्स के लिए पैन फ्राइड फिश का प्लान कर रहे हैं। बढ़िया। कैटलिया ने अपनी भारी चश्मा हटाकर अपनी रहस्यमयी बैंगनी आंखों से पड़ोसी घर के डाइनिंग हॉल को दीवार के पार तक झांका। हीथ डॉयल फिर छाया में समा गया। कहाँ विलीन हुआ कोई न जाने। उनकी बातचीत और मैम हर्मिट की पुरानी बातों को जोड़कर एल्गर को आज रात के ऑपरेशन का मूल तत्व का अंदाजा हो गया। मशरूम्स, जहरीले मशरूम्स। अगर मिस्टिसिज्म में कुछ भी संभव है तो कैटलिया का तरीका भी संभव था। ऐसा तरीका जिससे खाने वाले बियॉन्डर्स की स्पिरिचुअल परसेप्शन बेअसर हो जाए और वे सामान्य मशरूम्स और जहरीले मशरूम्स में फर्क ना कर पाएं। एल्गर ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या इससे आर्टिजन सीएल्फ की मौत हो जाएगी? अनअफिलिएटेड आर्टिजन्स दुर्लभ हैं। एल्गर नहीं चाहता था कि अगर कोई मोड़ बचा हो तो वह उसे खो दे। बेस्ट केस ये था कि उन्हें पकड़कर अपने और हर्मिट दोनों के लिए एक्सक्लूसिव आर्टिजन बनाया जाए। पर कैटलिया ने ठंडे अंदाज में सिर हिलाया। नहीं, उसने समझाया कि तुम्हारे दिए हुए इन्फो और मेरी टीम की ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक बात ध्यान देने वाली है कि सीएल्फ को फिश पसंद नहीं है। वह फिश से नफरत करता है। शायद बचपन में गले में फिश बोन्स अटक जाने का मामला रहा हो। इसी वजह से कैटलिया ने मशरूम स्ट्रैटेजी चुनी। यह दुश्मन की फाइटिंग क्षमता घटा देगी और साथ में उनके पक्ष का रिस्क कम रहेगा। जंगल में उगने वाले वो अजीब मशरूम्स जो मांस और खून को खा जाते, वे पहले हटाए गए क्योंकि वे तीव्र स्पिरिचुअल परसेप्शन वाले बियॉन्डर्स को शक दिला देते। प्राइमोर्डियल मून के अनुयायी हर्ब्स, प्लांट्स और फलों को गहराई से जानते थे। वे खतरा तुरंत पहचान लेते। धोखा तभी संभव था जब खाना स्वयं हार्मलेस हो, पर उसके संपर्क या कुछ और चीज के मिलने से वह म्यूटेशन कर जाए। फ्रैंक के बनाए हुए मशरूम्स इस लिहाज से परफेक्ट थे। अगर फिश और पानी की दो शर्तें पूरी ना हो तो मशरूम सामान्य रहते, ना मतली ना कोई जहर, बस सामान्य तौर पर पच जाते। पर फिश और पानी मिलते ही हालत बदल जाती थी। इसीलिए कैटलिया ने फ्रैंक को अस्थायी तौर पर उसका एक्सपेरिमेंट छोड़ने को कहा और एक बैच मशरूम्स पकड़वा ली। बदले में उसने फ्रैंक से कहा कि वह ऑरोरा ऑर्डर रोज बिशप को हंट कर देगी। सौदा व्यवहारिक था। एल्गर ने फुसफुसाते हुए कहा, वह फिश नापसंद करता है। उसने हर्मिट की सोच का पीछा नहीं कर पाया। उसने पहले पूछा था कि मशरूम से मरना होगा, फिर जवाब मिला कि वह नहीं मरेगा क्योंकि उसे फिश से नफरत है। ये कैसे जुड़ा है उसे समझ न आया, पर वह चुप रहा और निरीक्षण करने लगा। कुछ देर बाद भीतर से चीखें उठी, उल्टी और उलझन की कराह। शुरू करो, कैटलिया ने सख्त कमांड दी। उसकी आवाज असामान्य रूप से संक्षिप्त थी। वह एक क्षण में पारदर्शी हो गई, असंख्य सितारों की बनी मूर्ति बनकर। वह मूर्ति फूट पड़ी और चमकती हुई तारों की लहरें घर की ओर झोंक दी। सितारों ने दरवाजे के गैप से घुसकर अंदर ड्रिल कर दिया। सितारों के बीच कैटलिया का रूप फिर से ठोस हुआ और हवाएं, टकराहट की आवाजें गूंजी। दरवाजा हिलकर खुला। हुड और मास्क में एल्गर तेज कदमों से उस इमारत में घुसा। कैटलिया से ज्यादा देर नहीं। उसने डाइनिंग हॉल की हालत झट से स्कैन की। आर्टिजन सीएल्फ टेबल से हट रहा था। चेहरे पर खौफ था। जमीन पर दो पुरुष और एक महिला लगातार मशरूम्स उगल रहे थे। उनके चेस्ट से कपड़े फटते और वहां से मशरूम्स फूट कर निकलते। जैसे ही किसी ने अंदर आते देखा, वे अपने चेहरे पर सफेद स्पोर्स के गुच्छों के साथ ऊपर उठे। दृश्य भयानक था। एल्गर का मास्क के नीचे चेहरा बिना बोले ट्विच करने लगा। वह अनुभवी था, पर ऐसी भयानक तस्वीर भी दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गई। कैटलिया ने भी आश्चर्य जाहिर किया, पर तुरंत सौंपी गई योजना के अनुरूप काम किया। उसने दाहिने हाथ से हवा में एक सीटी सी बजाई। धरती से इल्यूजनरी रस्सियां निकलीं और उन तीनों प्राइमोर्डियल मून के विश्वासियों को सांप सी लपेटकर बांध दिया। कैटलिया ने कोने में छुपे शैडो से कहा, क्या इसे रोका जा सकता है? कुछ पल में हीथ की आवाज गूंजी। फ्रैंक ने कहा कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में इससे रोक नहीं लिया। एकमात्र उपाय है क्रिमेशन। क्रिमेशन। कैटलिया की भौहें सिकुड़ी।
उसने अपनी जेब से कुछ पाउडर निकालकर फेंक दिया। पाउडर मानो जिंदा हुआ हो, वह प्रिसाइज निशाने पर गिरा और चुपचाप लाल लौ में भड़क उठा। जिस चीज को छुआ सब जलकर राख हो गई। आर्टिजन सीएल्फ घबराकर खड़ा था। उसने सोचा था कि वह विरोध करेगा, पर जैसे ही उसने कैटलिया की उपस्थिति देखी, वह चुपचाप ठहर गया। वह जानता था उसकी कीमत कितनी है। उसे तुरंत नहीं मारते और एडमिरल ऑफ द स्टार्स का कोई दागदार द्वारा बदनामी का रिकॉर्ड भी नहीं था। कमजोर विकल्प पर जाने के बजाय उसने मुस्कुराकर खड़े रहना ही बेहतर समझा। वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, उसने हंसी में कहा, मैं स्टार पायरेट्स ज्वाइन कर लूंगा। वैसे भी यह पायरेट एडमिरल बिल्कुल बाउंटी मोटिसेस जैसी नहीं दिखती। उसने अपने वुल्फ फैंग नेकलेस को पकड़ा और एक झूठी मुस्कुराहट दी। वह इंतजार कर रहा था कि घुसपैठिया अपनी मंशा बताए। कैटलिया ने उसे गंभीरता से नापा और कहा, तुम मुझे मिस्टिकल आइटम्स बनाने थे, पर तुम्हारे साथ प्राइमोर्डियल मून के लोग थे। वे शक्तिशाली नहीं थे, वे तुम्हें बांध भी नहीं पाए, तो फिर यहां क्यों रुके? उसने मुस्कुराकर बताया कि शुरू में बयाम में उनके पास ताकतवर लोग थे। फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस और पाउडर्स द्वारा उसने उसे एक अजीब बीमारी में फंसा दिया, जिससे वह कमजोर पड़ा। बाद में उसने कुछ रिचुअल्स के चक्कर में प्राइमोर्डियल मून का विश्वास किया और उसे लगा कि उसकी युवनता और क्षमता वापस आ गई है। वह अपनी कमजोरी छोड़कर बिलीफ में फंस गया। एल्गर ने अंदर ही अंदर सोचा, यह व्यक्ति महिलाओं के सामने खुद को खो देता है, इसीलिए आलस और कमजोरी हुई। सीएल्फ ने खुलकर कहा कि उसने 2 सपने देखे, एक ब्लडी मून जो उसे लुभाने वाला था और इसने उसे बिलीवर बना दिया, इसीलिए वह भाग नहीं पाया। कैटलिया और एल्गर ने एक ही नज़र में फैसला कर लिया, अब उस पर दया नहीं की जा सकती। अगर कोई सचमुच किसी ईविल गॉड या सीक्रेट एग्जिस्टेंस में विश्वास कर ले और धीरे धीरे पागलपनी की ओर बढ़े, तो उसे वापस लाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। ग्राउंड लेवल पर कुछ लोग शांत जीवन जिएं और फिर प्राकृतिक मौत लें, पर यूजफुल आर्टिजन सीएल्फ के मामले में परिस्थितियां अलग थीं। कैटलिया ने विषय बदला, तुम्हारे पास अब कौन कौन से मिस्टिकल आइटम्स हैं? मैं कुछ चुन लूंगी और बाकी तुम्हें छोड़ दूंगी। ये एक कैरेबियन स्टाइल हाइस्ट का शिष्ट व्यवहार था, लूटना पर शिष्टा से छोड़ना। सीएल्फ ने जेब से एक जोड़ी ग्रेइश व्हाइट चश्मे निकाले, गार्केलॉन ग्लासेस। अगर दृष्टि सीमा मिल जाए तो यह सामने वाले को पूरी तरह नम कर देता है, मानो पत्थर बन गया हो। इसके 2 नेगेटिव हैं। पहला, अगर पहनने वाला शीशा देखे तो वह भी नम हो जाएगा। दूसरा, पहनने वाला भारी हो जाता है, चपलता घट जाती है। एल्गर ने उस ऑब्जेक्ट को देखा और आंखें संकुची। यही तो आइटम था जो मैंने रिजर्व किया था। लगता है इसे बनवा लिया गया है। और यही उनकी रात की चोरी और चले हुए विश्वास की कहानी आगे बढ़ने को तैयार थी। अब शुरू होता है चैप्टर 923 आफ्टर इफेक्ट्स। आर्टिसन सील्फ ने एल्गर की आंखों के बदलते रंग पर ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके पास से जो कीन लिया गया था उसका नाम है वर्ड ऑफ द सी। ये एक ऐसी छड़ी है जो लक्ष्य पर बिजली छोड़ सकती है। उसे घुमाओ और मारो, हवा की चक्कू सी धार बनकर उसे बढ़ा देती है। इसके अलावा ये बड़े पानी के गोले बना सकती है और घुलनशील बरसात पैदा कर सकती है। इसके पास पानी से ऑक्सीजन निकालने की शक्ति भी है, इसलिए गहरे समुद्र के दबाव से डर नहीं लगेगा। और चाहो तो ये उड़ान के लिए भी एक वैंड की तरह चल सकती है। 3 नकारात्मक साइड इफेक्ट हैं। पहला, ये गाना पसंद करती है। हर 6 घंटे में इसे जोर से गाना गुनगुनाना होगा। इसके असर दोस्त हो या दुश्मन किसी पर भी पड़ेंगे। गानों की शैलियों के हिसाब से ये किसी का मन भटका देगी या किसी की आत्मा को झकझोर देगी या किसी को चिड़चिड़ा बना देगी। और हाँ, बिना 6 घंटे का इंतजार किए भी अगर तुम चाहो तो ये गाने को उतनी ही खुशी से कर देगी। दूसरा, इसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये टेम्परामेंटल भी है। अक्सर जब तुम ध्यान न दें तो ये तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे सकती है या तुम्हें फिसलवा सकती है। तीसरा, ये ध्रुवीय विद्युत के आघात को आकर्षित करती है। तूफानी दिनों में इसे साथ न ले जाएं। सील्फ ने आगे बताया, ये सील्ड आर्टिफैक्ट था जिसे गरमैन स्पैरो के ओशन सॉन्गस्टर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से बनाया गया था। अगर उसने जाना कि तुमने इसे बनवा लिया और प्राइमीवल मून के भक्तों ने इसे ले लिया तो तुम्हें बेच दिया जाता। किसी को जरूरत हो तो तुम्हें बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के रूप में। एल्गर ने डाइनिंग टेबल की ओर देखा। वही काली चांदी लगी केन वहीं पड़ी थी। उसे पता था कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मिस्टिकल आइटम्स अक्सर सील्ड आर्टिफैक्ट्स माने जाते हैं क्योंकि उनके साथ अनअपेक्षित खतरे जुड़े रहते हैं। कटलिया और उसके साथी ने खुलकर ना कहा कि अब क्या करना है, तो सील्फ उदास चेहरे के साथ बाकी मिस्टिकल आइटम्स निकालता गया। उसने बताया, इस छोटी छुरी का नाम है ब्लेड ऑफ पॉइजन।
प्रत्येक बार एक रैंडम पॉइजन जोड़ देती है। किस तरह का पॉइजन लगेगा वो लक पर निर्भर है। नकारात्मक असर ज़्यादा गंभीर नहीं, बस मेडिकल उपचार फेल कर सकती है और पहनने वाले में नशे जैसा एहसास जमा कर देती है। जब सील्फ ने कुछ और आइटम पेश किए तो कटलिया ने कहा, बढ़िया, बाकी सब तुम्हारे हैं। सील्फ ने मन ही मन आह भरी, वो मुझे 3 ही छुट्टे दे रही है। पर वो नाराज नहीं हुआ। उसके भीतर एडमिरल ऑफ द स्टार्स के प्रति एक अजीब सी कृतज्ञता की भावना उभर आई। शायद वो सचमुच कुछ मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था। कटलिया ने द हैंडमैन की ओर देखा। तुम पहले चुनो। वो जानती थी कि द वर्ल्ड यानी गरमैन स्पैरो ने आर्टिसन से एक मिस्टिकल आइटम बनवाया था, इसलिए हैंग्ड को उस आइटम का पहला विकल्प मिलना चाहिए था। एल्गर ने थोड़ी देर सोचा और वर्ड ऑफ द सी और गारकॉयल ग्लासेस चुने। बाकी को उन्होंने युद्ध की लूट मान लिया। कटलिया ने सोचा और बोली, एक और चुन लो, बाकी सब मेरे। वो बाकी आइटम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके पास पहले ही 2 दमदार आइटम थे जो उसके काम के अनुकूल थे। नतीजतन ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स स्टैक होने का डर था। जब तक कोई आइटम खास ना हो वो दोबारा नज़र नहीं डालेगी। एक पायलट एडमिरल के रूप में कई आइटम्स को क्रू के साथ बांटना और मॉसिस असेटिक ऑर्डर को कुछ देना भी सामान्य क्रम था। एल्गर ने अपनी पसंद के आधार पर ब्लेड ऑफ पॉइजन चुनी। फिर कटलिया ने ब्लडलेस हीथ डॉयल को आदेश दिया कि जो आइटम सील्फ ने जमीन पर रखे थे और जो प्राइमेवल मून बिलीवर्स के बचे हुए थे उन्हें बाहर निकाल दे। फिर उसने आर्टिसन से घूर कर पूछा, क्यों प्राइमेवल मून के बिलीवर्स तुम्हें कंट्रोल करना चाहते थे? सील्फ की आंखें झिलमिलाई। क्लियर है, वे चाहते थे कि मैं उनके लिए मिस्टिकल आइटम्स बनाऊं। उसने थोड़ी देर के लिए दिल की धड़कन तेज महसूस की। पर्पल हुई आंखों की तीखी नज़र उसे असहज कर गई। उसने जल्दी से जोड़ा, उनके पास कोई योजना है, मुझे पूरा पता नहीं क्योंकि वो शुरू नहीं हुआ। कटलिया और एल्गर ने एक चुपसी निगाह से सहमति जताई। उन्होंने फैसला किया कि आज आर्टिसन को लेकर भागना सही नहीं होगा। वे उसे वहीं छोड़कर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि प्राइमेवल मून के बिलीवर्स के प्लान का पता लग सके। दरअसल द हर्मिट और द हैंग्ड के अपने हित थे। द हर्मिट ये मामला क्वीन मिस्टिक से तालमेल बनवाने और रणनीति के लिए संदर्भ जुटाने में इस्तेमाल करेगा। हैंग्डमैन को चर्च से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की संभावना दिख रही थी। एल्गर का सिद्धांत हमेशा एक था, जितनी अधिक जानकारी मेरे पास होगी उतना अधिक फायदा मुझे मिलेगा। कटलिया ने आर्टिसन सील्फ से कहा, तुम प्राइमेवल मून के बिलीवर हो, इसलिए तुम्हें लेना आज मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। सील्फ ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। फिर कटलिया ने गंभीर मुद्रा में कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लंबे समय का काम करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे कुछ खून की कुछ बूंदें चाहिए, इससे मैं कभी भी तुम्हें ढूंढ सकती हूँ। सील्फ ने दुखद चेहरा बनाया पर विरोध नहीं किया। उसने जेब से एक छोटा मानव आकृति वाला फिगरीन निकाला, पीतल सा, कोई चेहरा नहीं, उस पर धीरे धीरे खून रिस रहा था। उसने जल्दी से रुमाल से उस चेहरे को पोंछा और राहत से सांस ली। शुक्र है मेरे पास ये फेट पपेट है। चलो देखो तुम कैसे मुझे ये पता लगाओगी। कुछ बूंदों से मेरी किस्मत तुम्हारे श्राप से बची रहे। बायम के गरीब मोहल्ले की एक सड़क जहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, हुड और मास्कधारी। एल्गर ने द हर्मिट की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सिल्फ चर्च ऑफ एस्टीम से भागा और तब से सुरक्षित रहा। यह दर्शाता है कि वो मूर्ख नहीं है। इतनी आसानी से उसने खून दे दिया इसलिए क्योंकि उसके पास तुम्हारी ट्रैकिंग टालने का तरीका है। और उसने ये नहीं बताया कि प्राइमेवल मून के बिलीवर्स ने उसे कैसे ढूंढा। तर्क के अनुसार बिलीवर्स ने निश्चित ही उससे वेयरवुल्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की उत्पत्ति के बारे में पूछा होगा, पर उसने एल्गर का नाम नहीं लिया। कटलिया ने चश्मा निकाला और पहना। ये ट्रैकिंग के लिए नहीं है, उसने सामान्य स्वर में कहा। एल्गर ने कुछ सोचकर उससे विदा ली और गहरी गली में बदलकर अपना रूप हटा लिया। वे कई चक्कर लगाकर रेजिस्टेंस के प्राइवेट हार्बर पर पहुंचा और ब्लू एवेंजर पर चढ़ गया। उसका क्रू कुछ दिनों से थका और पिछला धन लगा चुका था, पर अब सभी जहाज पर थे और समुद्र के लिए तैयार। एक नाविक जो बीच बीच में खाना भी बनाता था जाकर बोला, कैप्टन, क्या आपने खाना खाया? एल्गर ने कहा, नहीं, कुछ सरल बना दो। नाविक बोला, आज जंगल से ताज़ा मशरूम मिले हैं, बटर में पैन फ्राइड कर दूं? एल्गर का चेहरा झटका सा खा गया। उसने सामान्य सा स्वभाव बनाते हुए कहा, नहीं, स्टेक कर देना, मीडियम रेयर, मीडियम डन। ईस्ट बालम जंगल के परिधि पर क्लेन अपने 2 मैरियोनेट्स के साथ अभी जाने के मूड में नहीं था। उसने एक शहर में दाखिल होकर लूडवेल के मास्क के रंग बदलवाने के लिए डाइज लेने का इरादा किया था, पर उससे पहले एक और काम था, कैल्डेरन के परिधि से गुजरने के लिए एक हेल्पर की तलाश। क्लेन कभी अकेला भेड़िया नहीं रहा, खासकर जब खतरा सर पर हो। वो हमेशा किसी न किसी सशक्त साथी को साथ रखता, कोऑर्डिनेट्स साझा करता और इसके लिए कीमत देता। जिंदगी में वापसी के साथ मनचाही चीज पाना ही असली मकसद था। उसने एडवेंचरर की हारमोनिका निकाली और उससे एक नोट फूका। खामोशी में रेनेट
टीनी केरर चार सिरों सहित वॉइड से उभरी और उसके हाथों में खड़ी रही। क्लीन ने शब्दों को तराश कर कहा, मैं कैल्डेरन सिटी के एक्सप्लोरेशन पर जा रहा हूं, क्या मैं तुम्हें हायर कर सकता हूं? कीमत क्या होगी? रेनेट के चारों सिर बारी बारी बोले, नहीं करूंगी, मैं नहीं जा सकूं, प्रवेश नहीं करूंगी। अब शुरू होता है चैप्टर 924, फर्स्ट की फैक्टर एट कैरिंग आउट रिस्की ऑपरेशंस। नहीं जा सकता, क्लाइन ने धीरे से सोचा। 7 लाइट्स किसी खास वजह से कैल्डेरॉन सिटी में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या ये उस शहर की स्पिरिट वर्ल्ड की एक सीमा है जो उच्च स्तरीय जीवों पर लागू होती है? पर फिर मिस मैसेंजर को ये कैसे पता था? क्या वो पहले वहां गई थी या उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने उसे बताया था? क्लाइन ने सोचा और चुपचाप एक लंबी सांस ली। फिर उसने एक गोल्ड कॉइन निकाली और रिनेट टेनेकेयर को दे दी। जब मिस मैसेंजर के एक सिर ने सिक्का काटा और फिर से स्पिरिट वर्ल्ड में लौट गया, क्लाइन ने अपनी सोच को खुला छोड़ दिया और ये सोचना शुरू किया कि वो और किसे मदद के लिए बुला सकता है। मिस्टर एजिक गहरी नींद में थे, कब जागेंगे पता नहीं। विल और सेप्टिन अभी नन्हा था, वो भी अभी न सिर्फ ताकत में कमजोर था, बल्कि अगर वो अपनी शक्ति दिखाएगा तो एंजल ऑफ फेट ओरोबोरस का ध्यान खींचेगा। लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के किसी डेमीगॉड से मदद लेने का विचार कठिन था। काउंसलर रिचार्डो जैसे लोग व्यस्त थे और दुनिया भर में डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी चलाकर एंजल ऑफ फेट का ध्यान भटका रहे थे। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट, उसे क्लाइंट ठीक से नहीं जानता था। द फूल के ब्लेसेड के पास डेमीगॉड और एंजल जरूर हैं, पर वे अक्सर स्वायत्त होते हैं। द फूल बस उनकी परछाई की तरह दिखता है। सिटी ऑफ सिल्वर का चीफ वो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स छोड़कर नहीं जा सकता। इसे क्लाइंट ने बिजारो बेन के लिए बचा रखा था। सैंग्विन के बुजुर्ग, लिलिथ जैसी बातें जो खुल सकती हैं। खतरा बहुत बड़ा था। वो नाम एक एक करके उसके दिमाग से कटते गए। जरूरत के वक्त दोस्त कम पड़ जाते हैं, क्लाइन ने अंतर्मन से कहा। उसने एक क्षण सोचा कि एवरनाइट गॉडेस से प्रार्थना करके कोई आशीर्वाद मांग ले। शायद गॉडेस उसे स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर की सच्ची आत्म शरीर या कोई सामग्री दे दे। पर क्लाइन ने तुरंत ये विचार ठुकरा दिया। वो किसी देवी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहता था और उसकी मौजूदा सीक्वेंस और स्थिति में ऐसी कोई शर्त रखकर मिलने की उम्मीद भी बेकार थी। तो फिर शत्रुओं का इस्तेमाल, ब्लैक एम्परर कार्ड, टायरेंट कार्ड और रेडियो ट्रांसमिटर लेकर कैल्डोकॉन के द्वार पर खड़ा हो जाऊं और जैसे ही कोई बड़ा नाम आता है भीतर कूच कर लूं। पर फिर उसने सोचा, किंग ऑफ द 5 सीज नास्तिया, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स भीतर नहीं उतरेंगे। वे बाहर बने रहकर इंतजार करेंगे। अबॉमिनेशन सुआ, एक एंजल बिना रोके भीतर आ सकता है, पर वो भी ट्रबल बुलाना था। वहीं क्लाइन ने फिर से समझ लिया कि खतरनाक योजना बनाते हुए खुद को और गहरे में फंसाना आसान है। अंत में उसने वो प्लान छोड़ दिया। जिन लोगों से मदद मिल सकती थी उनमें टैरेट क्लब के सदस्यों का नाम उभरा। तभी उसे एक याद आया। मिस शरण ने कहा था कि टुटेंसिस मम्मी उसके एडवांसमेंट रिचुअल की एक की है। वो जल्द ही सीक्वेंस 4 पपेट ऑफ द म्यूटेंट पाथवे बन सकती है। अगर वो सफल हुई तो क्लाइन उसे मदद के लिए कह सकता है। वे पहले भी अच्छा साझेदारी कर चुके हैं। क्लाइन ने राहत को महसूस किया। शुक्र है मैंने उसकी मदद की थी। इज्जत और थोड़ी फुर्सत के बीच क्लाइन ने कागज और फाउंटेन पेन निकाला। उसने एंजो की पीठ पर कागज रखकर लिखा, काफी समय हो गया, आशा है आप ठीक हों। पर वो रुक गया। शरण की तरह नहीं लिख सकता। वो सीधी और बिंदास थी। क्लाइन ने पहले वाला पेज आग में जला दिया और एक नया स्पष्ट पत्र लिखा। मैंने कैल्ड्रॉन के स्पिरिट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स हासिल कर लिए हैं। यदि तुम पहले ही डेमीगॉड बन चुकी हो तो मैं फिर से सहयोग की गुजारिश करूंगा, नहीं तो इंतजार ठीक है। शर्लॉक मोरियार्टी। पत्र को उसने माँ मेरियम के पते पर मोड़ा और रिनेट को बुलाया। रिनेट फिर प्रकट हुई, मिस मैसेंजर के 4 सिरों के साथ, और क्लाइन ने उसे पत्र और एक गोल्ड कॉइन दिया। उसने सख्ती से कहा, इसे बैकलैंड हिल्स्टन 126 गार्ड स्ट्रीट पर डाल देना, सीधे मेल बॉक्स में। रिनेट ने सहमति जताई। कुछ सिरों ने कहा कि रास्ता आसान है। क्लाइन ने फिर कैल्ड्रॉन के बारे में अपना ध्यान थोड़ा पीछे कर दिया और लुडवेल के लिए डिस्गाइज की तैयारी में लग गया। अगली सुबह एक आदमी, भूरे रंग की पृथ्वी, हल्की करली बाल और सिल्क के हाफ टॉप हैट के साथ एक स्थानीय समृद्ध व्यापारी की तरह टिटनेक सिटी में दाखिल हुआ। उसके साथ 2 सेवक। ये शहर लकड़ी, रबर और जंगल की विशेष चीजों के लिए जाना जाता था। कुछ हेयर ग्रोथ रिसर्च सेंटर्स भी यहाँ खुल रहे थे। क्लाइन ने खुद को स्थानीय अमीर सज्जन का रूप दे दिया और एक होटल में ठहर गया। विनर्स एंजो की स्किन अब गहरे ब्रॉन्ज रंग से लगभग काले पिगमेंट में बदल चुकी थी। बाल पतले और नर्म थे, भारी भुएं थीं और चेहरे के किनारे पर शैडो था। एंजो अब गांव के प्लांटेशन के एक मामूली नौकर जैसा दिखता था। ढीले बालाम पहले शाइली पैंट और ब्लैक एंड व्हाइट टॉप। लुडवेल के शानदार कपड़े भी एंजो के सेट के अनुरूप कर दिए गए। जले हुए निशान दिखते थे और सिल्वर मास्क को आयरन ब्लैक रंग दिया गया ताकि वो आग से जले हुए हाथ पांव वाला इंसान लगे, जो लोग देखकर डरे नहीं। लंच के समय क्लाइन ने स्पिरिट विजन एक्टिवेट की और सतह पर छुपी हुई इल्यूजरी प्रार्थनाएं सुनी। किसी बड़े ट्रांजैक्शन का संकेत।
तभी रिमेट का एक सिर फिर से स्पिरिट वर्ल्ड से आया और उसके मुंह में एक लेटर था। मिस शैरन ने जवाब भेजा था, माफ़ करना, मुझे और 1-2 महीने तैयारी चाहिए। तब तक अगर आप मेरी मदद चाहते हैं मैं कर दूंगी। शैरन, 1-2 महीने। क्लाइंट ने शांति से स्वीकार किया। वो इंतज़ार कर सकता था। उसने जल्दी में कुछ नहीं किया। मैरिनेटिस्ट का पोषण भी पचा नहीं था। वो पत्र लेकर रिनेट को वापस करते हुए बोला, समय लो, ज़रूरत नहीं। फिर उसने रिनेट को बैकलैंड भेजा और सोचा, युद्ध में रिकॉनेसेंस ज़रूरी है। मैं इतनी लापरवाही नहीं कर सकता कि बिना स्काउटिंग कैल्डेरॉन में घुस जाऊं। जब मिस शैरन सीक्वेंस 4 बन जाएंगी तब क्लाइंट स्काउटिंग के लिए जा सकेगा। वो परिधि में जाकर इंग्लो नोट्स लेगा। एंट्रेंस कहाँ है, किस तरह की एनॉमलीज डेथ डोमिनियन पावर्स के साथ होंगी, क्या कोई फिक्स्ड एग्जिट है जिससे ऊपर ग्रे फॉग तक लौट पाऊंगा, इन सब का पता चलेगा और तभी पूरी योजना बनाई जाएगी। और हाँ, स्काउटिंग की पहले डिवाइनिंग जरूरी होगी। निर्णय लेते हुए क्लाइंट बाथरूम की ओर गया, तैयारी की अगली कड़ी शुरू करने के लिए।